नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं सेहत। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसे शॉर्ट में कहते हैं सीओपीडी, एक दीर्घकालिक फेफड़ों की ये बीमारी है जिसमें वायुमार्ग संकुचित हो जाते हैं और फेफड़ों में हवा का प्रवाह कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इसके दो प्रमुख रूप से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसमा है। इसका मुख्य कारण धूम्रपान है, लेकिन वायु प्रदूषण, धूल, रसायनों के लंबे समय तक संपर्क और आनुवंशिक कारण भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बीमारी समय के साथ बढ़ती है और पूरी तरह ठीक नहीं होती, ऐसा कहते हैं, लेकिन सही उपचार से इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और सीओपीडी को विस्तार से समझेंगे कि ये क्या है, कितना खतरनाक है, क्यों हो रही है, इसके मुख्य कारण क्या है और क्या ये किसी खास वर्ग में हो रही है। सब कुछ डिटेल के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में श्री वेंकटेश हॉस्पिटल से डॉक्टर वर्षा विश्वनाथ, जो कि एमडी पल्मोनरी मेडिसिन है। बहुत स्वागत है डॉक्टर वर्षा आपका। और आपको बता दें कि आज डॉक्टर वर्षा से समझेंगे विस्तार से। अभी धूम्रपान इसका बड़ा कारण है और अभी स्मोकिंग की जो लत है वो तो न सिर्फ पुरुषों को, महिलाओं को भी अच्छी खासी है। और बात ये नहीं है, पैसिव जो स्मोकिंग की भी बात करें, यानी आपके आसपास जो लोग हैं यदि वो भी आपके धूम्रपान करने की वजह से चपेट में आ रहे हैं तो वो भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। विस्तार से समझेंगे। और सबसे पहले तो मैम आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये सीओपीडी क्या होता है, इसको मेडिकल भाषा में और आम भाषा में समझें तो हमारे दर्शकों को आप कैसे अपडेट करेंगे इससे। जी बिल्कुल, जैसे आपने एकदम सही बताया, ये सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। ये एक क्रॉनिक डिजीज है जिसका मतलब है कि वो धीरे धीरे समय के साथ में बढ़ती चली जाती है, प्रोग्रेसिव डिजीज है। और इसमें जो सांस की नलियां हैं या हवा वायु मार्ग जिसको बोलते हैं, वो सकरा होते जाता है। तो इसका जैसे आपने बताया एकदम सही कि मुख्य कारण है एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और स्मोकिंग, यही सब इसके मेन रीजंस हैं। जी बिल्कुल। तो भारत में यदि हम सीओपीडी की बात करें तो क्या बढ़ते जो मामले हैं उसका मुख्य कारण स्मोकिंग है, एयर पोल्यूशन है, क्या आपको बड़े कारण लगते हैं भारत में इसके बढ़ने के? भारत में ही नहीं, इवन वर्ल्ड वाइड भी मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो स्मोकिंग ही है। लेकिन अभी जैसे हम देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी, एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा मात्रा में अभी सुनने को हमको मिल रहा है। इंडोर पोल्यूशन, और अर्बन एरियाज में इंडोर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन है। उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में बायोमास फ्यूल, जो कंडे वगैरह जलाने के वजह से जो धुआं प्रोड्यूस होता है किचन के वजह से, वो एक इम्पोर्टेंट कारण है। ये दो बड़े कारण हैं जो अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों की यदि बात करें, रूरल एरियाज की यदि बात करें तो दो बड़े कारण समझ में आते हैं। इसके अलावा भी आप देखते हैं कि कुछ और भी हो सकता है डॉक्टर साहब? कुछ जैसे किसी को पुराने कोई इन्फेक्शंस हैं, ओल्ड इन्फेक्शंस जैसे टीबी, उसके वजह से भी सीओपीडी डेवलप होता है। कुछ अनुवांशिक कारण भी होते हैं जिसमें कि कुछ जेनेटिक म्यूटेशन के वजह से लंग्स में डिस्ट्रक्शन होता है, तो वो भी सेम पिक्चर प्रेजेंट करता है। जी, तो क्या इसे हम इस तरह समझें कि जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनको सीओपीडी होता है, इसके अलावा नॉन स्मोकर्स जो हैं उनको ये जोखिम नहीं है, ये कह सकते हैं क्या? नहीं, स्मोकर सीओपीडी जो हम नॉर्मली जो हमें पता चलता है या जो नॉर्मल ओपीडीज में हमको मिलते हैं, वो पहले काफी ज्यादा मात्रा में हुआ करती थी। अब नॉन स्मोकर सीओपीडी भी उसी लेवल पे है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और जेनेटिक फैक्टर्स, इन्फेक्शंस, ये सब। यदि शुरुआत में हम सीओपीडी को समझना चाहें, मतलब एक आम लोग यदि सीओपीडी के शिकार हैं तो वो कौन कौन से लक्षण हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? सीओपीडी में ज्यादातर सूखी खांसी होना, कभी ज्यादा बलगम वाली खांसी होना, गाढ़ा बलगम आना और चिपचिपा बलगम होना। उसके अलावा सांस फूलना, जैसे पहले जितना चल पा रहे थे उतना नहीं चल पाना, एक्सर्शन उस लेवल तक नहीं कर पाना, और चेस्ट में टाइटनेस, चेस्ट में हैवीनेस, ये सब चीजें भी इसमें महसूस होती हैं। अच्छा, यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारी सांस फूल रही है या फिर जो आपने लक्षण बताए हैं वैसा कुछ हो रहा है तो हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। तो क्या क्या टेस्ट आप सजेस्ट करेंगे कि वो आपको सबसे पहले कराने चाहिए? जैसे ही आप ये सब लक्षण बताएंगे, छाती रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो वो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट अगर बताएंगे तो वो है स्पायरोमेट्री।
उसके अलावा भी चेस्ट एक्सरे, कभी सीटी स्कैन, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह भी हम करवाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है इसमें स्पायरोमेट्री। अच्छा, ये कैसे होता है मैम? स्पायरोमेट्री एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि हम जो सांस का वॉल्यूम और सांस को छोड़ने का जो एक स्पीड है, गति है, उसको नापते हैं। उसके लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं जिसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उनमें मेन यही देखा जाता है, लंग का वॉल्यूम और फ्लो, एयर फ्लो। तो स्पायरोमेट्री टेस्ट जो आता है वो इसी के अंतर्गत आता है? जी जी। ये कैसे पता लगाती है डॉक्टर साहब कि सीओपीडी के शिकार हैं या नहीं? उसमें जो फ्लो का कम होना का जो स्पीड है, जो फ्लो कम होने की स्पीड है, या जो लंग का वॉल्यूम का कैपेसिटी जो कम होता है, उससे हमको पता चलता है कि ये अभी किस लेवल इसको है, कि नहीं सीओपीडी है, कि एस्थमा है, कि कुछ और डिजीज है। और उसमें भी सीओपीडी को भी हम सीवियरिटी से ग्रेडिंग कर सकते हैं कि अभी ये माइल्ड है, कि मॉडरेट है, कि सीवियर है, कि वेरी सीवियर है, उस लेवल पे। जी। ये कितना खतरनाक हो सकता है, मतलब किस हद तक इससे जो है मरीज परेशान रह सकते हैं? या नहीं, ये काफी खतरनाक है, क्योंकि पहले आज से 1990s के टाइम पे जो सीओपीडी है वो 6th मोस्ट कॉज ऑफ डेथ था ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी ये 3rd या 4th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। तो जैसे सीवियर सीओपीडी जो है वो रियली लाइफ थ्रेटनिंग होता है। माइल्ड सीओपीडी, मॉडरेट सीओपीडी जो है वो एट नॉर्मल एक हेल्दी इंडिविजुअल की लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, लेकिन वो उनके दिनचर्या को फिर भी अफेक्ट करता है। तो वही अगर सीवियर या वेरी सीवियर स्टेज में जब मरीज पहुंच जाते हैं तो उनकी दिनचर्या को काफी इसमें नुकसान होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि देखिए ये लगभग 3rd से 4th डेथ के कॉज हैं जो कि अभी इंडिया में बढ़ रहे हैं, या कहें पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। तो बेहद सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसे में क्या पूरी तरीके से सीओपीडी को डॉक्टर साहब ठीक किया जा सकता है? नहीं, सीओपीडी एक क्योरेबल डिजीज नहीं है, ट्रीटेबल डिजीज है। इसको हम दवाइयों के चलते मैनेज रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, पर ये कभी भी जड़ से खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें जो लंग्स का स्ट्रक्चर है, जो एल्वियोलाई या जो एयर सैक्स हैं, वो उन सब का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उनका शेप ही चेंज हो जाता है। ओवरऑल चेस्ट का ही शेप काफी पेशेंट्स में चेंज होता हुआ दिखता है। तो ये कभी जड़ से खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, इनको हम इतना कंट्रोल किया जा सकता है कि दवाइयों के माध्यम से एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट्स जैसे लाइफस्टाइल ये जी पाएंगे। जी। जब जैसे आपने टेस्ट कुछ सजेस्ट किए कि ये आपको करना है, उसके बाद वो सिर्फ 1-2 ही टेस्ट होते हैं या आगे भी एक बड़ी प्रक्रिया होती है इलाज तक पहुंचने के? नहीं, नॉर्मली जैसे टेस्ट होते हैं वो ओपीडी बेसिस पे ही होते हैं, जैसे एक्सरे हो गया या पीएफटी करने के बाद में कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह। तो ज्यादा टेस्टिंग से हमको मतलब एक बार में ही लगभग सारे टेस्ट कंप्लीट हो सकते हैं। उसके बाद हम उसको ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद फ्रीक्वेंटली जैसे 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में जब दोबारा से दिखाने आते हैं, तब हम यही टेस्ट को रिपीट करके देख सकते हैं, ताकि डिजीज पहले क्या स्टेट में था, दवाइयों से अभी कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, वो चीजों को हम तभी माप पाए। डॉक्टर वर्षा, क्या इसको लाइफ टाइम लेना पड़ता है? ये दवाइयाँ इसकी जो है वो लाइफ टाइम आपको लेनी पड़ती है? किस तरह से इनटेक करनी होती है? और इसमें कौन से स्टेज पे है एक्चुअली उस पर डिपेंड करता है। यदि हम बहुत ही माइल्ड या मॉडरेट लेवल पे हैं तो कई बार दवाइयों का डोजिंग भी कम किया जा सकता है, या कई बार ऐसे स्टेट में लाया जा सकता है कि डेली ना लेना पड़े, जब जरूरत पड़े तब लिया जा सकता है। पर लगभग आपको रेगुलरली उसको कंटिन्यू करना ही पड़ता है, सुबह शाम जैसे या सुबह शाम या जो भी डोजिंग के अकॉर्डिंग। कभी सुबह शाम लेना पड़ता है, कभी दिन में एक बार लेना पड़ता है, वो अलग अलग दवाइयों के ऊपर डिपेंड करता है। पर जहां तक इसमें रेगुलरली दवाई लेना ही पड़ता है। हॉस्पिटलाइज करने की नौबत कब आ जाती है और कितने दिन आपको फिर वहां पे संघर्ष करना पड़ सकता है? हॉस्पिटलाइज करने की नौबत तब आती है जब आपका सीओपीडी बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, ऑक्सीजन फॉल होता है, बलगम इतना गाढ़ा होता है कि सांस के रास्ते में रुकावट होने लग जाती है, या कभी कुछ इन्फेक्शंस आ जाते हैं, क्योंकि जो सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं उनमें ओवरऑल जो है इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है, क्योंकि एक हाइपो इम्यून रिस्पॉन्स टाइप का डेवलप हो जाता है इसमें। तो बॉडी में जो है इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से दूसरे तरफ के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनमें जल्दी शिकार हो जाते हैं, जैसे टीबी हो गया या स्यूडोमोनास इन्फेक्शंस, ये सब जल्दी जल्दी डेवलप होते हैं।
जी। तब फिर फीवर आना या बलगम में पीलापन आना, इस टाइप से सांस लेने में दिक्कत होना, ऑक्सीजन शरीर में कम हो जाना या कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन कर जाना, ये सब चीजें होती हैं जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। कई कई बार ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, कई बार वेंटिलेटर पे जाने तक की नौबत आ जाती है। जी। ऐसे में इनहेलर का उपयोग इसमें किस तरह से फायदेमंद रहता है, ये भी आपसे समझना है। जी, इनहेलर ही सीओपीडी का मेन ट्रीटमेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट अगर हम देखेंगे तो इनहेलर्स ही है। तो इनहेलर्स में इनहेलर एक टाइप की दवाई है जो डायरेक्टली लंग के अंदर पहुंच के वहीं पे काम करता है। तो उसको पहुंचाने का अलग अलग तरीका होता है। आपने जैसे देखा होगा नेबुलाइजर्स होते हैं या पंप वाले इनहेलर्स होते हैं, कैप्सूल वाले इनहेलर्स। मुझे लगता है आपके पास भी कुछ। जी, मेरे पास कुछ है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। जैसे आपने रेगुलरली देखा होगा, इसको हम मीटर ड्रग इनहेलर बोलते हैं। तो इसमें एक कैनिस्टर होता है जिसमें कि कंप्रेस्ड फॉर्म में एकदम फाइन पाउडर के लेवल पे दवाई होती है। तो इसको हम ढक्कन खोल के ऐसे पंप करते हैं। ये एक तरीका है इसको लेने का। ये एक डिवाइस है जिससे कि दवाई को लंग्स के अंदर में पहुंचाया जाता है। सिमिलरली ये ड्राई पाउडर इनहेलर को यूज करने का एक तरीका है। इसको हम लूपीहेलर डिवाइस बोलते हैं। इसमें हम कैप्सूल को रखते हैं और इसको बंद करके इसको कंप्रेस करते हैं ताकि वो कैप्सूल प्रिक हो जाए और फिर उसको मुंह में रख के इसको सांस खींचना पड़ता है ताकि जो उसके जो पाउडर फाइन पार्टिकुलेट मटेरियल है वो लंग्स के अंदर में जाके वहीं पे वो सांस का रास्ता जो है ओपन कर देंगे। ये इनहेलर्स को लेने के लिए हेल्प करते हैं जिसको हम स्पेसर बोलते हैं। कई बार थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, वो डायरेक्टली इसको एक बार में यूज करना नहीं समझ पाते हैं, तो उनको हम लोग ये स्पेसर से यूज करने के लिए देते हैं ताकि दवाई का लॉस भी ना हो और पेशेंट जो है आराम से सांस लेता है। तो इसको किस तरह से उपयोग करते हैं मैडम, ये भी यदि आप बताएं जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं। हाँ, इसमें ये जो नहीं, हाँ, इसमें ना, हाँ, कनेक्ट करते हैं। इसमें ये जो है यहाँ पे लग जाता है और इसमें हम जैसे पंप करते हैं और इसको भी डायरेक्टली मुंह से सांस लेना होता है और उसमें सांस लेने के बाद सांस को रोक के रखना होता है 10 काउंट्स तक और नाक से हवा छोड़ना होता है। तो ऐसे एक पफ में ही 2-3 बार जैसे सांस ले लेते हैं, सांस रोकते हैं, सांस छोड़ते हैं। हाँ। यही प्रक्रिया होती है। तो एक बार जब ये प्रक्रिया की जाती है डॉक्टर साहब, कितनी देर तक हमें आराम रहता है और हमें फिर दूसरी बार इसकी जरूरत पड़ सकती है? जो उसमें जो दवाई होती है उसके अकॉर्डिंग रहता है ये दवाई का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब कितने देर तक कोई दवाई एक्ट करेगी, और एक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है कितने तुरंत इफेक्ट करेगी। तो जो नॉर्मली इसमें जो हम दवाई यूज करते हैं वो कम से कम 5 मिनट से 30 सेकेंड से लेकर 5 मिनट के अंदर वो इफेक्ट दिखाना शुरू करती है। और कुछ दवाइयां जो होती है 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक भी काम करती है, कुछ दवाइयां 12 घंटे तक भी काम करती है। तो इसलिए इसको या तो हम दिन में 2 बार लेते हैं, कुछ आजकल जो एडवांस आ गई है वो दिन में 1 बार भी लेने से भी काम कर जाती है। इनहेलर्स को लेके डॉक्टर वर्षा बहुत सारे मिथक हैं, बहुत सारे भ्रम हैं। लोग कहते हैं इसकी लत लग जाती है, तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपसे भी कई बार पूछा जाता होगा। इसे लेकर हमारे दर्शकों को जागरूक करेंगे आप? अब जैसे लंग्स में सिकुड़न आती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो एग्जैक्टली वहीं पे ये दवाई पहुंचा के लंग्स का रास्ता खोलने का काम करती है। तो ये बिल्कुल भी एडिक्टिव नहीं है, या जैसे हम बोलते हैं कि आदत लगना या लत लगना, इट इज नॉट एडिक्टिव। ये बिल्कुल जरूरी है, लाइफ सेविंग है, और जब तक इसकी जरूरत है आपको उसको यूज करना चाहिए। नहीं यूज करने से लाइफ को ज्यादा खतरा हो जाता है। जी। सर्दियों में सीओपीडी के मरीजों की संख्या बढ़ती है क्या, आप ऐसा महसूस करते हैं, या मौसम के अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जी, ठंडी में थोड़ा सा एयर डेंसिटी जो बढ़ जाता है, पोल्यूशन भी काफी बढ़ जाता है, तो उसके वजह से, और इन्फेक्शंस भी प्रचलन में रहते हैं थोड़ा सा, तो वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और पोल्यूशन, ये सब बढ़ने की वजह से ठंडी में डेफिनेटली केसेस बढ़ जाते हैं। और जो ऑलरेडी जो सीओपीडी पेशेंट्स है उनका इम्यूनिटी भी डाउन रहता है, तो फिर उनको और जल्दी एक्सर्बेशंस होने लगते हैं। चूंकि आपने एक पेशेंट के लिए तो इलाज बताया डॉक्टर वर्षा बहुत विस्तार से, लेकिन पेशेंट को इसके साथ साथ, मतलब एक आपकी मेडिसिन चल रही है, डॉक्टर्स ने आपको जो कहा है, जो प्रिस्क्राइब किया है, आपको उसे फॉलो करना है, लेकिन साथ ही साथ और क्या आपको किन चीजों से बचना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए रोजमर्रा की लाइफ में? सीओपीडी में दवाई जो है वो सिर्फ एक पार्ट है, वो मेजर पार्ट है, लेकिन उसके अलावा भी आपको अवेयर रहना चाहिए और कि आपके सिम्टम्स कब बढ़ रहे हैं, कब कम हो रहे हैं,
बलगम की क्वांटिटी बढ़ तो नहीं रही है, उसका पीलापन बढ़ तो नहीं रहा है, फीवर तो नहीं आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, इस चीज को हमको ऑन अ डेली बेसिस एसेस करते रहना चाहिए। यदि कुछ भी दिक्कत होती है तो अपने जो चेस्ट फिजिशियन है उनको दिखाना चाहिए। तो वो ही आपको गाइड करेंगे कि आप किस स्टेज में है, कितना इम्प्रूवमेंट है, आपको वैक्सीनेशन की आवश्यकता तो नहीं है, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन की जरूरत तो नहीं है, न्यूट्रिशन में अपना खाना पीना जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है या खाने को कैसे टाइमिंग वगैरह एडजस्ट करना है, वो सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी या समझाया जाएगा, ताकि वो ओवरऑल सिर्फ एक दवाई या इनहेलर अकेले नहीं लेना है। हाँ। आपको वैक्सीनेशन और रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस इन सब चीजों पे भी फोकस करना है। अच्छा, तो इसमें जो सांस से संबंधित जैसे अनुलोम विलोम और ये सारी एक्सरसाइज भी आप लोग प्रिस्क्राइब करते हैं क्या मरीजों? जी जी जी, हम लोग योगा डेफिनेटली प्रेफर करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो डेफिनेटली, कुछ टेक्निक्स भी आती हैं जैसे जो खुद से योग वगैरह कर लेते हैं या जो समझते हैं उनको तो हम डेफिनेटली योगा ही कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। उसके अलावा भी कुछ कुछ डिवाइसेस आती हैं जो ब्रीदिंग टेक्निक्स को परफेक्ट करने में या हेल्प करती है, तो फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, और साथ ही खान पान का भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीओपीडी में जो है मसल वेस्टिंग वगैरह बहुत होती है जो नेचुरली ओल्ड एज के साथ में भी होती है। उसके अलावा जो है सीओपीडी एजिंग को भी फास्ट कर देता है, तो मसल लॉस उसमें और ज्यादा होता है। तो जो है चेस्ट वॉल की मसल्स होती हैं, अपर बॉडी का या बैक मसल्स होती है जो ऑलरेडी सांस लेने में हेल्प करती है, उसको भी हमको स्ट्रेंथनिंग कराना पड़ता है। तो ना केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, सीओपीडी मरीजों को जैसे आपने कहा धुएं से बचना है, धूल से बचना है, और स्मोकिंग से तो जाहिर तौर पर आप पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के साथ साथ स्मोकिंग वाले धुएं की भी बात कर रहे हैं, क्या इन्हें परफ्यूम, अगरबत्ती और किचन में यदि कोई स्मोक है उससे भी थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए? हाँ, जिस भी प्रकार का कोई भी धुआं, इवन घर में भी जैसे हम देखते हैं कि ऑब्वियसली जैसे हमको पता है कि घर में जैसे तड़का लगता है या अगरबत्ती, धुआं, ऑल आउट, ये जो मच्छर भगाने की जो भी चीजें हैं वो तो हमको पहले से ही पता है। उसके अलावा आज के डेट में आप देखेंगे कि वीओसीज, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जो कि आपके फैब्रिक कंडीशनर्स में होते हैं, एयर परफ्यूम्स वगैरह में भी होते हैं, और इवन जो कारपेट्स वगैरह को जो क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है वो सब प्रोडक्ट्स, उन सब में भी काफी वीओसीज होते हैं, जो इंडोर पोल्यूशन में अभी काफी लीडिंग कॉज है ये। तो वो सब ना एक्चुअली हमको क्लियरली एकदम पता नहीं चलता है, ऑब्वियसली दिखता नहीं है क्योंकि वो सब, लेकिन वो भी इंडोर पोल्यूशन का काफी इंपॉर्टेंट कारण है, और ये भी एलर्जीज और सीओपीडी बढ़ाने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। जी, सीओपीडी मरीजों के लिए फ्लू और निमोनिया वैक्सीन कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने अभी वैक्सीन का जिक्र भी किया, तो क्या सबको लगवा लेनी चाहिए प्रिकॉशंस के लिए, या किन को जरूर लगवानी चाहिए? अभी तो बहुत ही रिक्वायरमेंट हो गई, इवन 50 इयर्स के ऊपर तो सभी को ही रिकमेंडेड है वैक्सीनेशन, क्योंकि इंडिया में अडल्ट वैक्सीनेशन का एक्चुअली कंसेप्ट अभी नया है, थोड़ा सा नया, मतलब 10 इयर्स के ऊपर तो डेफिनेटली हो गया, बट हम उतना अवेयर नहीं है। पर कोविड के आने के बाद से ये भी एक चीज होती है कि बड़े लोग भी वैक्सीनेशन लगाते हैं, ये चीज थोड़ा सा और समझ में आने लगा, थोड़ा सा और अवेयरनेस बढ़ गई है इस बारे में। तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन तो 50 इयर्स एंड अबाउ तो सबको ही लगवाना चाहिए, पर जो मरीज हैं स्पेशली डायबिटीज, बीपी, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, जिनको किडनी की बीमारी है, उन सबको भी ये सब वैक्सीनेशंस की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस सबको ही इफेक्ट करते हैं। डॉक्टर वर्षा, क्या नेबुलाइजर का लंबे समय तक उपयोग सुरक्षित माना जाता है? नेबुलाइजर एक, जैसे मैंने आपको बताया कि इनहेलर्स के मैंने आपको 2 टाइप बताए, जिसमें कि ड्राई पाउडर और मीटर ड्रग इनहेलर, ये दोनों एक टाइप के डिवाइसेस हैं जिसमें कि जो दवाई होती है जो लंग्स के अंदर तक पहुंचाने का काम करता है। नेबुलाइजर भी उसी प्रकार का ही है जो दवाई को लंग्स के अंदर पहुंचाने का काम करता है। ये उन पेशेंट्स के लिए ज्यादा यूज में किया जाता है जिनकी सांस लेने की गति, मतलब फ्लो जो होता है वो बहुत कम होता है, जो खुद से सांस अच्छे से ना ले पाए, अभी जिनका रास्ता बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड हो गया है, नैरो हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम नेबुलाइजर एडवाइस करते हैं, जो कि इमरजेंसी में, हॉस्पिटल्स में या घरों में यूज किया जाता है। बट इसको लंबे समय तक घर पे लेने की आपको जरूरत नहीं है। इमरजेंसी सिचुएशन जैसे ही क्रॉस हो जाती है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, उसके बाद आप वापस अपना इनहेलर्स ही चालू करा लेंगे, वो ज्यादा बेटर रहता है। चलिए, वो एक जो पैसिव स्मोकिंग का सवाल था जी, हिंदी में जैसे परोक्ष धूम्रपान कहते हैं, बच्चों और वयस्कों के लिए कितना खतरनाक है डॉक्टर?
परोक्ष या पैसिव स्मोकिंग जिसको बोलते हैं, वो ओवरऑल सबके लिए ही बहुत डेंजरस है, क्योंकि जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनके लिए तो स्मोकिंग अपने आप में बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि स्मोकिंग में आप जो निकोटिन और उसके अदर प्रोडक्ट्स हैं उसको तो लेते हैं, उसके अलावा जो साइड से जो बर्निंग से जो भी वो VOCs रिलीज होते हैं, एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक जिसको बोलते हैं, वो सब चीजें वो खुद भी अंदर लेते हैं, साथ में एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं। तो वो जो भी साइड में खड़े रहते हैं या आसपास में जो रूम शेयर करते हैं, घर शेयर करते हैं, उनके लिए वो काफी देर तक वो एक्सपोजर रह जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि उसको अवॉइड करने का उनके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए जैसे स्मोकिंग जोन्स वगैरह बनाए जाते हैं या बाहर जाके स्मोक किया जाता है, ताकि एटलीस्ट जो आपके नियर एंड डियर वंस है, जो आपके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनको वो नुकसान ना हो। क्या महिला और पुरुष इन दोनों में समान जोखिम रहता है, या आप ज्यादा केसेस किसी एक जो है जेंडर में देख रही हैं? पहले के टाइम में मेल्स में ही ज्यादा COPD देखा जाता था, क्योंकि मेल्स ही ज्यादा स्मोक करते थे। लेकिन आज की डेट में इवन फीमेल्स में भी स्मोकिंग भी इंक्रीज हो गई है, और उसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि बायोमास फ्यूल जो कि घरेलू चूल्हा जलाने के वजह शुरू से चूल्हे पे ही बनाते थे, तो अब उसके बारे में क्या अवेयरनेस इंक्रीज हो गई है, तो COPD जो है फीमेल्स में भी काफी ज्यादा मात्रा में अब पाया जाने लग गया है। और इंडोर पोल्यूशन की बात तो मैंने आपको बताई थी कि इंडोर पोल्यूशन। सब अंत में एक सवाल कि वर्ल्ड COPD डे जो कि नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है, इस पर आप क्या संदेश दर्शकों को देना चाहेंगे? वर्ल्ड COPD जो है 19 नवंबर को इस बार पड़ रहा है, थर्ड वेडनेसडे है। इस बार उनका थीम है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थिंक COPD। मतलब यदि आपकी सांस भी फूल रही है तो आप COPD के बारे में सोचें कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप डेफिनेटली एक डॉक्टर को विजिट करें, आप टेस्ट करवाएं। यदि आपको इनहेलर्स एडवाइस किए जाते हैं तो उसको प्रॉपरली ले, जैसे आपको एक्सप्लेन किया गया है। जो भी टेस्ट हैं आप उसको फॉलो करें और डॉक्टर से रेगुलरली फॉलोअप में रहिए, ताकि आप अपना COPD को जो है कंट्रोल में रखें, दोबारा इन्फेक्शंस होने से बचें, ताकि आप और सीरियस कंडीशन में लैंड अप ना करें। तो वर्ल्ड COPD डे के मौके पर हमारी एक छोटी सी कोशिश थी आपको जागरूक करने की और आपको अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए COPD को समझाने की। इसके लिए डॉक्टर वर्षा विश्वनाथ हमारे साथ लगातार अपने कीमती वक्त के साथ जुड़ी रहीं, साझा करती रहीं अपना वो समय। और ऐसे में डॉक्टर वर्षा बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन जारी है अपडेट का सिलसिला NH पर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।